वीडियो में हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशन इन कंडक्टिंग मीडियम को स्टडी करेंगे। इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव इन फ्री स्पेस इन नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम, बट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव in a conducting medium. To the Maxwell's equations in its general form, the Maxwell's equation in its general form are divergence of E is equal to rho by epsilon. This is first equation. Divergence of H, this is 0. This is equation number 2. Curl of E minus dV by dt, equation number 3. Curl of H, this is J plus d by dt. This is equation number 4. Equation 1 to 4 are the general Maxwell's equations for any medium. Now in conducting medium की हम लोग बात करते हैं तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस इज 0. रो इज इक्वल टू 0. Epsilon is equal to epsilon 0 into epsilon r. Mu is equal to mu 0 into mu r. B is equal to, this implies that B is equal to mu h, and D is equal to epsilon into E. Also J sigma not equal to 0, क्योंकि कंडक्टिंग मीडियम है, और अगर कंडक्टिंग मीडियम में सिग्मा 0 नहीं होगा तो दिस इम्प्लाइज दैट J इज व्हाट? बेटर J इज नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पर इप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. म्यू इज द परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम. यहाँ पर ये देखना है, ध्यान देना है, इप्सिलॉन आर और म्यू आर 1 के इक्वल नहीं है, जो क्रमशः रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक, तो अब ये जो चीज़ हमने लिखा, ये सभी के सभी कंडक्टिंग मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक भी. थस इन कंडक्टिंग मीडियम the Maxwell's equations are कंडक्टिंग मीडियम के लिए मैक्सवेल इक्वेशन लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. डाइवर्जेंस ऑफ H इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 6. कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू dH by dt, equation number 7. and curl of H is equal to J plus epsilon dE by dt, और इसी को सिग्मा E प्लस epsilon dE by dt लिख सकते हो. दिस इज इक्वेशन नंबर 8. इक्वेशन नंबर 8. तो अब अगर हमें कंडक्टिंग मीडियम में एक जनरल फील्ड, देखो यहाँ पर क्या है, फील्ड वेक्टर E और H के फॉर्म में हमने पार्शियल डिफरेंस, ये जितने भी देख रहे हो सभी के सभी E और H के फॉर्म में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिए गए हैं. ठीक है, तो हमें E और H की वैल्यू के लिए एक हमारे पास इक्वेशन होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए. तो इसके लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं? तो टू फाइंड फील्ड वेक्टर E एंड H, नाउ वी विल start to solve these equations. First we will write curl of E, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का कर लेते हैं हम लोग. तो माइनस म्यू डी बाई ऑफ डी टी, कर्ल ऑफ H यहाँ पर हम लोग लिखेंगे. अब कर्ल ऑफ E के लिए क्या लिखोगे? ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ E माइनस डेल स्क्वायर ऑफ E, और यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ म्यू डी बाई डी टी. कर्ल ऑफ H की वैल्यू क्या हो जाएगा? तो सिग्मा E प्लस एप्सिलॉन dE बाई dt, है कि नहीं? अब यहाँ पर एक चीज़ देखने की, समझने की चीज़ है कि हमने यहाँ पर जो डेल ऑपरेटर है उसको पहले H पर ऑपरेट करके फिर डेल डी बाई डी टी ऑपरेटर को ऑपरेट करने जा रहा है. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि डी बाई डी टी टाइम ऑपरेटर है और डेल जो है एक स्पेस ऑपरेटर है, और दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है. इसलिए
आप डेल को पहले एच पर ऑपरेट कर लो, देन टाइम ऑपरेटर को पहले ऑपरेट करो, या टाइम डी बाई डी टी को पहले ऑपरेट करके देन डेल को बोलो, दोनों रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। बट हमारे लिए क्या है कि अगर कर्ल ऑफ एच लेते हैं तो हमारे पास कर्ल ऑफ एच के लिए इक्वेशन 8 यूज कर सकते हैं, है ना। तो हमारे लिए सहूलियतें हैं इसमें, इसलिए हमने कर्ल ऑफ एच को पहले लिया है और देन उस पर टाइम ऑपरेटर। तो अभी आप देख रहे हो इक्वेशन 5 से डाइवर्जेंस ऑफ ई 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अगर इक्वेशन नंबर 5 को यूज करें इसमें, तो हमारे पास हो जाएगा डेल स्क्वायर ई, दिस इज माइनस ऑफ म्यू सिग्मा डी ई बाई डी टी और माइनस ऑफ म्यू एप्सिलॉन डी टू ई बाई डी टी स्क्वायर, है कि नहीं। अब इस इक्वेशन को अगर सॉल्व कर लिया जाए तो क्या लिखेंगे आप, फाइनली डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू सिग्मा डी ई बाई डी टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डी टू ई बाई डी टी स्क्वायर, दिस इज 0, इक्वेशन नंबर 9। अब यहाँ पर देखिए, जब मैंने इक्वेशन नंबर 7 का कर लिया और देन उसमें हमने इक्वेशन नंबर 8 और 5 को यूज किया, एट द सेम वे अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 8 का कर लेते हैं अगर, तो हमें क्या मिलेगा, तो अगर इक्वेशन 8 का कर लेते हैं तो ये लेफ्ट साइड का फॉर्मूला तो ऐसे ही रहेगा। देन हम लोग क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 6 को यूज करना पड़ेगा। तो फाइनली ऐसा करने के बाद जो हमें इक्वेशन मिलेगा वह होगा डेल स्क्वायर एच, है ना, माइनस म्यू सिग्मा डी एच बाई डी टी, ये सभी फील्ड वेक्टर्स हैं, माइनस म्यू इप्सिलॉन डी टू एच बाई डी टी स्क्वायर, दिस इज 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 10। अब इक्वेशन नंबर 9 और 10 को देख करके आप ये बता सकते हो कि दोनों के दोनों इक्वेशन वेरी सिमिलर है, एक जैसे ही है, बस अंतर है कि फील्ड वेक्टर ई और यहाँ फील्ड वेक्टर एच है, ये फील्ड वेक्टर ई और दूसरे में फील्ड वेक्टर एच दिया गया है, ठीक है। अंतर केवल इतने का है। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन को लिखें तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जनरलाइज्ड वेव इक्वेशन कहते हैं कंडक्टिंग मीडियम के लिए। और जो टर्म आप देख रहे हो यहाँ पर डी बाई डी टी या डी एच बाई डी टी, इसको हम लोग डैम्पिंग टर्म कहते हैं, है ना। और यही अगर मीडियम हमारा नॉन कंडक्टिंग मीडियम होता तो उस केस में सिग्मा 0 हो जाता, तो ये टर्म पूरा मेरा फिनिश हो जाता, ये टर्म फिनिश हो जाता। तो दोनों इक्वेशन 9 और 10 वैसे ही हो जाते जैसे कि हम लोग कभी नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा बनाया था, ठीक है। तो हमने क्या बताया, डी बाई डी टी और डी एच बाई डी टी डैम्पिंग टर्म है, और डैम्पिंग टर्म होने का मतलब फील्ड वेक्टर ई की वैल्यू जो है टाइम के साथ डिक्रीज होती जाएगी, इसीलिए कंडक्टिंग मीडियम को हम लोग लॉसी मीडियम भी कहते हैं, LOSSY, लॉसी मीडियम भी कहते हैं। अब अगर कहा जाए कि मान लिया जाए कि हमारे पास ये फील्ड वेक्टर ई और एच के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और चूंकि यहाँ पर देख रहे हो स्पेस ऑपरेटर है, ये टाइम ऑपरेटर है, तो इसका मतलब हुआ कि इक्वेशन 9 और 10 का जो सोल्यूशन मिलेगा वो पोजीशन और टाइम दोनों का फंक्शन होगा, है ना। तो अगर हम ये मानते हैं, हम इसको सॉल्व नहीं करने जाते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि इसका एक गेस किया हुआ सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन जो है वह यह है कि इक्वेशन 9 का जो सोल्यूशन आएगा वह इस प्रकार से लिखा जाएगा, ई पावर आई के डॉट आर माइनस ऑफ ओमेगा टी, और इसी तरह सिमिलरली इक्वेशन नंबर 10 के लिए H0 ई के पावर आई के डॉट आर माइनस ऑफ ओमेगा टी। ये हम मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 11 में हम लोग जनरल सोल्यूशन लिखे हुए हैं क्रमशः इक्वेशन 9 और 10 को। तो अगर ये एक जनरल वैलिड सोल्यूशन है तो इसका मतलब कि ये अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो लेट हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 9 से। तो हम लोग इक्वेशन 9 को सॉल्व करेंगे पहले। तो मान लेते हैं कि यह सोल्यूशन है, अगर सोल्यूशन है तो अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यदि हम लोग इसमें सॉल्व करने के लिए डेल स्क्वायर ई चाहिए हमें, अगर डेल स्क्वायर ई की वैल्यू हम निकालें इक्वेशन 11 की सहायता से तो हमें मिलेगा माइनस के स्क्वायर ई। तो डेल स्क्वायर ई के जगह पर माइनस के स्क्वायर ई मिलेगा। और इसी प्रकार से यदि हम लोग डी बाई डी टी ऑफ ई को लिखते हैं तो ये माइनस ऑफ आई ओमेगा ई मिलेगा। और अगर डी टू बाई
डी टी स्क्वायर ई की बात करते हैं तो ये माइनस, तो इसी का स्क्वायर हो जाएगा इतने का, तो माइनस आई ओमेगा स्क्वायर ई। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, मतलब माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर ई हो जाएगा, है ना। तो यदि हम लोग इक्वेशन 9 में डेल स्क्वायर ई की जगह पर इसको रिप्लेस कर दें, डी बाई डी टी की जगह पर इसको रिप्लेस कर दें, और डी टू ई बाई डी टी स्क्वायर की जगह पर इतने को रिप्लेस कर दें, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 9 नंबर इक्वेशन क्या हो जाएगा। तो 9 नंबर इक्वेशन के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, हम लोग लिखने जा रहे हैं माइनस के स्क्वायर, ई को हम लोग ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे, है कि नहीं, सीधे, क्योंकि सभी टर्म में ये कॉमन आने वाला है तो इसको बाहर लिखेंगे। इसके बाद क्या था इसमें, तो माइनस म्यू सिग्मा था, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस ऑफ आई ओमेगा, माइनस म्यू इप्सिलॉन था, माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब अगर इस पूरे को हम लोग लिखें फिर से, थोड़ा सा रीअरेंज कर ले, तो माइनस के स्क्वायर प्लस आई म्यू सिग्मा ओमेगा प्लस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर फिर वेक्टर ई। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिंस ई कैन नॉट बी जीरो, ई जो है हमारा जीरो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जब फील्ड वेक्टर ई जीरो हो जाएगा तो इस अगर ई जीरो हो गया तो इसका मतलब ये पूरा हमारा सोल्यूशन ही जीरो हो गया, तो फिर इतना सॉल्व करने का कोई मतलब तो बना नहीं है ना। तो ये जीरो नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस ऑफ के स्क्वायर प्लस आई म्यू सिग्मा ओमेगा प्लस म्यू इप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो यहाँ से हमें मिल सकता है के स्क्वायर इक्वल टू म्यू इप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस आई म्यू सिग्मा ओमेगा। ये इक्वेशन नंबर हमें मिल गया। अब इस इक्वेशन को देख करके हम लोग क्या बता सकते हैं, इक्वेशन नंबर 11 होकर के हो गया था, अब ये 12 नंबर हो गया हमारा। अब इक्वेशन 12 से हम लोग क्या बता सकते हैं कि इक्वेशन 12 जो है, इक्वेशन 12 जो है वह एक रिप्रेजेंट कर रहा है कि के जो हम लोग वे वेक्टर के ले रहे थे वह क्या है, वह एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। तो यदि कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो इसका मतलब क्या हो गया कि कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो इसमें कुछ रियल पार्ट होगा, कुछ इमेजिनरी पार्ट होगा, है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट के की वैल्यू, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, के प्लस आई बीटा, यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को ले सकते हैं। दिस इम्प्लाई दैट के स्क्वायर इज व्हाट, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और प्लस 2i अल्फा बीटा, है कि नहीं। तो ये इक्वेशन नंबर 12 हो गया। अब अगर 13 हो जाएगा, तो यदि हम लोग इसके पहले जो हम लोग लिखे थे 12 नंबर में इस के स्क्वायर को इक्वेशन नंबर 13 के स्क्वायर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा म्यू इप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, और 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू सिग्मा ओमेगा हो जाएगा, म्यू सिग्मा और ओमेगा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 14 और इक्वेशन नंबर 15। तो अब अगर इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो यहाँ से हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसको। तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वह होगी म्यू इप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस सिग्मा बाई इप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1/2। इसी तरह से जब बीटा की हम बात करते हैं तो यह इक्वेशन हो जाएगा म्यू इप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा बाई इप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर और माइनस ऑफ 1 होल पावर 1/2। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 16 और ये क्वेश्चन नंबर 17। तो इक्वेशन 16 और 17 से हमने के में जो रियल इमेजनरी पार्ट थे उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, बना लिया। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि के की वैल्यू को अगर लिखें हम लोग, जो के की वैल्यू को अभी तक लिखे हुए थे, तो के की वैल्यू को अगर लिखा जाए तो के इक्वल टू क्या, अल्फा प्लस आई बीटा। तो दिस इम्प्लाई दैट मॉड ऑफ के इज व्हाट, अंडर रूट
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मॉड ऑफ के की वैल्यू को अगर लिखें तो मॉड ऑफ के की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसके लिए लिखा जाए तो ये हो जाएगा अंडर रूट म्यू इप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर बाई 2, है ना, 1 प्लस सिग्मा बाई इप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर और होल पावर 1/4। ये मॉड ऑफ के की वैल्यू हो गया है ना। अब अगर हम लोग यहाँ पर जो के की वैल्यू को देख रहे हैं, तो यहाँ से अगर इस के की वैल्यू को हम लोग लिखें तो के की वैल्यू को जो वेक्टर फॉर्म में है उसको हम लोग इस तरह से लिखें के और ईटा कैप, है कि नहीं। ईटा कैप क्या है, तो ईटा कैप वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस आई बीटा और ईटा कैप। नाउ द फील्ड वेक्टर जो हम लोग सोल्यूशन पहले हम लोग फील्ड वेक्टर ई और एच के लिए इक्वेशन नंबर 11 में लिखा हुआ था, तो अब ई और एच को अगर लिखें तो क्या आ जाएगा, इस नए फील्ड वेक्टर के फॉर्म में क्या आ जाएगा, तो ई की पावर आई और क्या हो जाएगा ये अल्फा प्लस आई बीटा एन कैप ईटा कैप डॉट आर माइनस ऑफ ओमेगा टी। और जब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ई इज व्हाट, ई इज इक्वल टू ई जीरो ई पावर माइनस बीटा ईटा कैप डॉट आर ई के पावर आई अल्फा ईटा कैप डॉट आर माइनस ऑफ ओमेगा टी। सिमिलरली अगर फील्ड वेक्टर एच को लिखा जाए तो एच जीरो ई पावर माइनस बीटा ईटा कैप डॉट आर ई पावर आई अल्फा ईटा कैप डॉट आर माइनस ऑफ ओमेगा टी। तो अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 17 तक हो चुका था, इसको लिखें तो दिस इज इक्वेशन नंबर 18 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 19। तो यहाँ से हमें बहुत ही एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलने जा रही है, वह यह है कि इसके पहले तक जो हम लोग फील्ड वेक्टर सोल्यूशन लिखते थे, मतलब कि फ्री स्पेस या डायलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, नॉन करंट डायलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, तो ये एम्पलीट्यूड का पार्ट हमारा कांस्टेंट हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसमें एक टर्म एक्सपोनेंशियल दिख रहा है और यह रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड स्पेस में डिस्टेंस मतलब आर के साथ वो क्या होता जाएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करने जाएगा। मतलब नाउ एम्पलीट्यूड इज नॉट ए कांस्टेंट बट इज ए फंक्शन ऑफ आर, और ये ई की पावर माइनस के टर्म में दिख रहा है, मतलब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग लॉसी मीडियम भी कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग लॉसी मीडियम कहते हैं। तो अब इससे जो कंडक्टिव मीडियम की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे।